हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो वैसे तो हम बुक्स को रीड करते हैं, नोट्स को रीड करते हैं और अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स बना के रखते हैं और एग्जाम्स आते हैं तो उसमें से हम अपने आंसर्स को लिखा करते हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि नोट्स वगैरह तो पढ़ लेते हैं पर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग नहीं करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि उन्होंने थ्योरी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है तो एग्जाम में वो प्रॉपर तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज मैंने सेल बायो के जो हमारे होते हैं तो उसके मैंने 2-3 क्वेश्चंस को निकाला है और उसके विथ डायग्राम छोटे छोटे पॉइंट्स में आप कह सकते हो, स्टेप्स में, फ्लो चार्ट्स में उसके नोट्स बनाए हैं। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ही इस पीडीएफ को मैं या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या देखती हूँ मैं मेल के थ्रू, जिस तरह से मुझे नोट्स हो। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पक्का मेल कर दूंगी या देखती हूँ डिस्क्रिप्शन में डालना होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड राइट द मेन स्टेप्स टू। अब आपसे पूछा जा सकता है अगर आप एमएससी में हैं कि न्यूक्लियर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डायग्राम है उसको बनाओ और उसके मेन स्टेप को लिखो। तो अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो मे बी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी ना हो, बट मैंने एक प्रॉपर आंसर बनाया है जिसमें डायग्राम आपको स्क्रीन पे साइड में शेयर हो रही होगी, जिसमें ऊपर साइटोप्लाज्म की स्पेस है और नीचे हमारा न्यूक्लियस का स्पेस है। उसमें आप हमारा लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो कि जो प्रोटीन है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट हो रहा है और वो साइटोप्लाज्म में किस तरह जा रहा है, उसकी एक्सपोर्टेंट कैसे हो रही है। तो मैं स्टेप्स को पढ़ती हूँ पहले। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट अ प्रोटीन थ्रू अ न्यूक्लियर पोर complex begins when its nuclear localization sequence NLS is recognized by an important nuclear transport receptor। मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू से वो कब स्टार्ट होता है, जब उसकी लोकलाइजेशन जो सीक्वेंस होती है NLS सीक्वेंस वो रिकॉग्नाइज हो जाती है, जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर होता है जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। पहला स्टेप हमारा यही होता है कि सिग्नल कोई चीज का आएगा, उसको रिसेप्टर रिसीव करेगा, तभी जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो भी प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी। सेकंड आता है द कार्गो। अब यहाँ पे कार्गो वर्ड किसके लिए यूज किया, द प्रोटीन विद द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। अब जो प्रोटीन होता है उसके कुछ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस होती है, वो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स उसको बाइंड कर जाएगा। अब सिग्नल आ गया, रिसेप्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करेगा, उसको अंदर लाने के लिए या उस प्रोटीन को बाहर भेजने के लिए कोई चीज उसमें अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद क्या आएगा, जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स थे वो बाइंड टू द स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म फिलामेंट्स। मतलब जैसे मैंने बताया वो उस चीज को बाइंड कर जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास बाय सीक्वेंशियल बाइंडिंग टू मोर इंटीरियर न्यूक्लियर पोर प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आता है जो सीक्वेंशियल बाइंडिंग होगी मोर इंटीरियर प्रोटीन की, द कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अब उसकी सीक्वेंशियल बाइंडिंग होती जाएगी, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पोर प्रोटीन हो जाएंगे, उसका कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास ऑन कर जाएगा। At the nuclear side of the pore, the cargo import complex is disrupted by the binding of RAN GDP to the important। अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब कन्फर्मेशन में चेंज कैसे आएगी इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट डिस्प्लेसेस द कार्गो प्रोटीन एंड रिलीज इनटू द न्यूक्लियस। अब जो चीज उसमें बाइंड हुई थी, बाइंड होने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हुआ, वो न्यूक्लियस के अंदर आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद अगर वो उसमें बाइंड ही रह जाएगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट से वो चीज अलग हो जाता है और वो न्यूक्लियस में रह जाता है, मतलब रिलीज इनटू द न्यूक्लियस फिफ्थ स्टेप में होता है। सिक्स स्टेप में आता है हमारे पास द इम्पोर्टेंट रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स इज री एक्सपोर्टेड थ्रू द न्यूक्लियर पोर एट द जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब जो हमारा जो चीज था, हमारा जो इम्पोर्टेंट रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स, जो रैन और जीटीपी का कॉम्प्लेक्स बना था, वो वापस से क्या चला जाएगा, वापस से वो अपना साइटोप्लाज्म में
चला जाएगा और उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब बात आती है हमारी एक्सपोर्टिंग की। अब न्यूक्लियर इम्पोर्ट तो हो गया, अंदर तो आ गया, एक्सपोर्ट भी तो करना है। तो एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा कार्गो प्रोटीन के बीच में और जो हमारा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होता है जिसको हम NES भी बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, रैन GTP फॉर्म्स का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, रैन GTP फॉर्म्स इन द न्यूक्लियस। ये स्टेप सारे इकट्ठे हैं, मतलब बीच में अगर आप थोड़ा सा अलग करके दिखाना चाहते हो तो अलग करके भी दिखा सकते हो। मैंने स्टेप्स को इकट्ठे लिखा है क्योंकि इसमें फिर से वहां से स्टार्टिंग करनी पड़ती। RAN GTP stimulates the hydrolysis of bound GTP, leading to the formulation of RAN GTP and release to the cargo protein and exported into the cytoplasm. पहले क्या हुआ, उस वाले इंपॉर्टेंट वाले केस में सिग्नल आया, उसको रिसेप्टर आया, उसका उसमें बाइंडिंग हुई। मैं एक ओवरऑल हाइपोथेटिकली समझा रही हूँ, उसमें बाइंडिंग हुई। उसको जैसे कि कोई ट्रक है, उसको सामान लेके आना है, तो ट्रक कहाँ पे, जैसे ट्रक आपके घर पे नहीं आ सकता, वो कहीं पे थोड़ी दूर पे खड़ा है, तो वहां पे जाने के लिए आपने पहले फोन किया कि चलो भाई ट्रक वाले आ जाओ, मुझे कुछ सामान लेके जाना है। मतलब जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के पास एक मतलब जो वहाँ पे मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, उसने फोन किया कि भाई सिग्नल के थ्रू कि मुझे प्रोटीन को लेके जाना है, आप आ जाओ। तो वहां पे जब वहाँ पे सब कुछ उसने फ़ोन उठा लिया, मतलब रिसेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया सिग्नल कि हाँ भाई ठीक है, हम आपके प्रोटीन को लेके जाएंगे न्यूक्लियस में, तो वो रेडी हो गया। फिर उधर से वो प्रोटीन आते हैं, सिग्नल रिसेप्टर, वो ट्रक उसमें बाइंड कर जाता है, मतलब ट्रक ने उस प्रोटीन को रख लिया कि भाई हाँ चल मैं तुझे न्यूक्लियस तक पहुँचा आता हूँ। तो फिर उसने उसको रख लिया और जाके अपने न्यूक्लियस में पहुंचा दिया। न्यूक्लियस में पहुंचाने के बाद ये तो नहीं कि वो उसको ट्रक में उठा के रखेगा प्रोटीन को, तो वो क्या करता है, उस प्रोटीन को वहां पे छोड़ देता है और वो वहीं से चला जाता है। तो उसके हाइड्रोलाइसिस वगैरह हो जाती है। अब उसके बाद आता है कि अब न्यूक्लियस के अंदर से भी तो प्रोटीन बाहर लेके जाना है, तो न्यूक्लियस के अंदर से भी प्रोटीन कैसे बाहर जाती है, वो उसी फॉर्मेशन जाता है, किसी चीज के साथ बाइंड करती है और तब वो जाके बाहर चली जाती है। तो जब वो ट्रक अंदर आया था, उसने उस सामान को ले लिया, फिर वो जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म में उसको छोड़ के वो चीजें अलग हो जाएगी। तो इस तरह से ही होता है कि इंपॉर्टेंट और एक्सपोर्टेंट हो जाते हैं प्रोटीन की न्यूक्लियस में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ मैप काइनेज पाथवे एंड राइट इट्स मेन स्टेप इन द फ्लो चार्ट। तो मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे जो है, इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखी है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी। तो ये सेम चीज़ है, इसको मैंने एज इट इज़ जो फ्लो चार्ट वहाँ बनाया था वही फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है। बस आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। ये डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक फुल फ्लैश डायग्राम बनाया। अगर आप ये डायग्राम आप मैप काइनेज पाथवे में आप बनाते हो एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जामिनर मार्क्स काटेंगे, क्योंकि मैंने इसमें सारा चीज़ शो कर दिया है। ग्रोथ फैक्टर कहाँ से आ रहा है, रास प्रोटीन वो किस तरह से एक्टिवेट हो रहा है, फिर वो फर्दर किस तरह से अपना ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, कब 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 कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं, कब एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ मैंने इसमें दिखा दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गए। तो अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली वहीं के हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रॉ जैक-स्टैक पाथवे एंड राइट इट्स मेन स्टेप इन फ्लो चार्ट। अब जैक-स्टैक पाथवे है, वो भी एक मेन पाथवे है, तो उसका डायग्राम आपको दिख रहा है। मैंने डायग्राम आपको पहले दिखा दिया है। तो उसके बाद आता है अब इसका क्या प्रोसेस है। द जैक-स्टैट की मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग करती होगी, एस ओवर राइटिंग होगी, उसको आप समझ लें। द स्टैट प्रोटीन्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कंटेन SH2 डोमेन्स दैट मीडिएट्स देयर बाइंडिंग टू फोस्फोटायरोसिन साइटोसोल। अब यहाँ पे SH2 डोमेन और ये सब क्या है, ये सब आपने थ्योरी में किया होगा, तो मैं आज बस आंसर आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि जो हमारा स्टैट प्रोटीन होता है उसके पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। वो क्या कंटेन करता है, SH2 डोमेन को कंटेन करता है। वो क्या करता है, वो इसकी बाइंडिंग करवाता है और उसकी फोस्फोटायरोसिन साइटोसोल में हो जाती है, मतलब दैट मीडिएट्स देयर बाइंडिंग टू फोस्फोटायरोसिन साइटोसोल।
उसके बाद आता है हमारा स्टिमुलेशन ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर्स लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ स्टैट प्रोटीन्स। अब जो क्या होता है, जो फॉस्फोटायरोसिन में तो उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ये वर्ड ही वही शो करता है। अब ये क्या करता है, इसके पास जो रिसेप्टर होता है वो स्टैट प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करने के लिए अलाउ कर देता है, वेयर दे आर फॉस्फोराइलेटेड बाय द रिसेप्टर एसोसिएटेड जैक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। अब लास्ट स्टेप में आता है फोस्फोराइलेटेड स्टैट प्रोटीन्स देन डाइमराइज एंड ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस वेयर दे आर एक्टिवेटेड एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। फोर्थ में आता है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ TGF बीटा स्मैट पाथवे एंड राइट इट्स मेन स्टेप इन द फ्लो चार्ट। तो TGF बीटा का भी मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है, बहुत ही स्मॉल सा डायग्राम, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से किस तरह से TGF बीटा बाइंड करता है और वो जाके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। तो इसके बहुत छोटा सा स्टेप मैंने लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि सिग्नलिंग कहाँ से आती है, TGF बीटा रिसेप्टर्स की तरफ से आती है। TGF बीटा रिसेप्टर को उसको डाइमराइज कर जाता है और टाइप 1 टाइप 2 पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, जो कि आपको फिगर में बहुत अच्छे से दिखा होगा। फिर उसका टाइप 2 रिसेप्टर जो होता है वो फोस्फोराइलेट्स करता है और टाइप 1 को एक्टिवेट करता है। उसके बाद फोस्फोराइलेशन स्पैट क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और एक्टिवेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन किसकी, टारगेट जीन की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो चीज़ मैंने समझाया होगा वो समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोग को भी समझ आ जाए और उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थोड़ी सी मदद हो जाए। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज वगैरह में MSc या बायोटेक कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें ज़रूर होंगी, तो उन तक ज़रूर ये चीज़ें आप पहुँचाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय। और जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसके बाद मैंने कुछ नोट्स और बना के रखे हो जो कि मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मैंने ये नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया है ये क्रैब साइकिल के नोट्स हैं, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप्स और कैसे रिएक्शंस वगैरह है वो सब मैंने लिखा है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली बात क्या होती है, मैं वीडियोस डेली नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे नोट्स के साथ साथ खुद भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है नोट्स को पढ़ के बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बना दूँगी तो मुझे लगता है कहीं कोई स्टेप्स रह ना जाए, कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पे भी नोट्स बनाए हैं, जिसको भी मैंने फर्दर बहुत नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा है। तो ये सब मैं आप सब तक ज़रूर पहुंचाऊंगी और इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप प्रेस करना चाहते हो तो करें, नहीं तो आपको जब टाइम मिले, जिस टॉपिक के लिए टाइम मिले, आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर वो अवेलेबल होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और अगर आपको कोई नए टॉपिक्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बाय।